हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 प्रीलिम्स। इनका इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, करंट अफेयर्स के एनालिसिस करने वाले हैं, साइंस के क्वेश्चंस के एनालिसिस करने वाले हैं। मेनली साइंस के क्वेश्चंस को अगर हम करंट अफेयर्स का ही पार्ट मान लें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो साइंस के थे वो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ही थे, तो टोटल आज हम लोग ऑलमोस्ट 45 to 50 क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाले हैं। और सिर्फ एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, हम ये भी देखने वाले हैं कि इन ये क्वेश्चंस आए कहां से, इन क्वेश्चन का सोर्स क्या है। क्या आपने जो क्लास में पढ़ा, क्या हमने जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया, क्या वहां से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आपका सोर्स क्या होना चाहिए। अगली बार अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगले साल एग्जाम देने वाले हो, अगली बार आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे, तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए सो दैट कि आप सटीक प्रिपरेशन कर पाओ और बहुत इजीली आप क्या कर पाओ, प्रीलिम्स को निकाल पाओ। तो ये हम पूरा एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर आप एपीएससी भी दे रहे हो इस साल तो वेल एंड गुड, क्योंकि इससे अच्छा रिवीजन और कुछ नहीं होगा। आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। हो सकता है कि एपीएससी भी सेम करंट अफेयर्स पूछे या बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे यूपीएससी वाले, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स। फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स के बारे में पूछ रहा है। फुल बैटरी ईवी है ना, जस्ट अ सेकेंड, किसके बारे में पूछ रहा है? फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और किसके बारे में पूछ रहा है? और पूछ रहा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। ये सेट भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास वही सेम सेट है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे इजिली अवेलेबल है। और साथ में अपने पास क्वेश्चन पेपर रख के आप साथ साथ में एनालाइज कर सकते हो सकता है इसका फॉन्ट आपके मोबाइल में थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। अब इसमें से ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऑल्टरनेटिव है पावर ट्रेन व्हीकल्स के। पावर ट्रेन व्हीकल्स मतलब जो डीजल से चलते हैं या फिर पेट्रोल से चलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पावर ट्रेन। तो यहां भी हाइब्रिड है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी ईवी है। ये तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएंगे? पावर ट्रेन व्हीकल हो जाएंगे, है ना। ऑल्टरनेट पावर ट्रेन व्हीकल, इन तीनों को हम लोग बोल सकते हैं पावर ट्रेन का ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे ऑल 3 जो है वो सही हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा वो सही सी हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस कहां करते हैं हम लोग? प्री सिक्योर में काफी ऐसे क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको नहीं भी आता है, आपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़ा है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स क्या है? आपके ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इजिली कर सकते हो। कैसे? विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, है ना। वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है हर तरह का यूएवी, हर तरह का ड्रोन वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, कुछ तो फालतू ड्रोन होंगे ना। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। होवरिंग मतलब एक जगह पे चले जाए और वहां पे रुक के और वहां पे हवा में ऐसे खड़ा रहे, ठीक है, ऐसे स्टेबल रहे, उसको क्या बोलते हैं? होवरिंग। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कामिकाजे ड्रोन जो है वो यूज किया था और वो क्या कर रहे थे? होवर करके लोकेशन पता कर रहे थे। मैंने उस टाइम भी बताया था कामिकाजे ड्रोन बोलते समय कि ये कामिकाजे ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कामिकाजे ड्रोन तो नहीं आया, बट आपको सीधे सीधे ड्रोन के बारे में सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी होवर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑल टाइप कैसे होवर करेंगे? और वो भी ऑटोमेटेड है। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन यूज बैटरी ओनली, मतलब सिर्फ बैटरी ही सोर्स यूज कर सकते हैं। सोलर भी तो यूज कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल भी तो यूज कर सकते हैं। बैटरी की जरूरत ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैटरी ही यूज होगा, कुछ भी यूज किया जा सकता है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो सेकंड का आंसर जो आएगा सीधे सीधे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन था? फर्स्ट में तो नॉलेज चाहिए। अगर आपको फर्स्ट का नॉलेज नहीं है तो लीव। सेकंड क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो आप अपने कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम में, छोड़ने नहीं होते, खासकर यूपीएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या क्या एलिमेंट एज अ कैथोड यूज होता है? तो देखो बैटरी में 2 कंपोनेंट होता है ना।
बैटरी में क्या कंपोनेंट होता है? कैथोड होता है और क्या होता है? एनोड होता है। कैथोड जनरली जो होता है वो मेटल्स होते हैं, एनोड जो है ग्रेफाइट को या कार्बन को हम लोग एनोड यूज करते हैं। तो यहां से ग्रेफाइट आप हटा दो सेकंड वाला, बाकी तीन जो बच जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? सीधे सीधे आपका कैथोड हो जाएगा। तो यहां जो आंसर आएगा वो कौन सा आंसर आ जाएगा? थर्ड का आंसर विल बी सी। कौन कौन से मेटल देखो, ये सब लिथियम, निकेल, ठीक है, कोबाल्ट, ये सब कहां पे यूज होता है? कैथोड में यूज होता है। एनोड में यूज होता है कौन सा? आपका ग्रेफाइट। तो अगर आप थोड़ा सा गेस करो कि बाकी तीन जो है वो मेटल हैं, ग्रेफाइट मेटल नहीं है, तो यहां से भी आप यहां दिमाग लगा सकते थे, बट ठीक है, नहीं आ रहा, छोड़ देते। क्वेश्चन नंबर 4 भी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ते नहीं है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो यूपीएससी में एटलीस्ट देयर विल बी 10-15 क्वेश्चन जो कॉमन सेंस का क्वेश्चन होगा, उसमें से आप 50% क्वेश्चन जरूर करके आओ। कंसीडर द फॉलोइंग, सिगरेट का बट्स, अब सिगरेट जो पीता वो जानता है, बट सिगरेट के बट्स में क्या प्लास्टिक है? आई ग्लास के लेंस में क्या प्लास्टिक है? कार के टायर्स में क्या प्लास्टिक है? जैसे वो पूछती नहीं थी कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, वैसे यूपीएससी पूछ रहा है क्या इन सब में प्लास्टिक है? तो सब में प्लास्टिक है, तीनों में प्लास्टिक होता है। सिगरेट में भी प्लास्टिक मिलेगा, बट्स में। आई ग्लास लेंस जो बनता है ना, वो कांच का कम ही बनता है, क्योंकि वो टूट गया, आंखों में घुस गया, ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइप होता है, लचीला टाइप होता है, प्लास्टिक का ही मटेरियल यूज हो रहा होता है, ठीक है। कार के टायर्स में भी प्लास्टिक रबड़ में के साथ यूज हो रहा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली आंसर ऑल आ जाते हैं। आप जितना आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आप समझोगे। फिफ्थ क्वेश्चन फिर साइंस बेस्ड है, ये आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। जब कोयला को गैसीफाई करते हैं, गैसीफाई गैस में बदल देते हैं डायरेक्ट, तो कोयला को गैस में बदल देते हैं तो सिन गैस बनता है। क्या गैस बनता है? सिन। अब आगे से इसके कंपोनेंट आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता है एपीएससी में यही पूछ लिया जाए। सिन गैस मतलब सिंथेटिक गैस। सिंथेटिक गैस में आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है? मीथेन मिलता है। तो ये हो गया सिन गैस। अब इसमें से ये पूछ रहा है कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। किन किन की प्रोडक्शन में कोल गैसोफिकेशन यूज किया जा सकता है? देखो, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया जो है एक हाइड्रोकार्बन है, इथेनॉल जो है एक हाइड्रोकार्बन है। यहां पे हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में थोड़ा ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें कहीं नाइट्रोजन दिख रहा है क्या आपको? नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है। तो यहां पे जैसे ही नाइट्रो वर्ड आया है, नाइट्रो वाला चीज यहां पे प्रोड्यूस होना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यूरिया में भी वैसे होता है नाइट्रोजन, बट इथेनॉल और यूरिया यहां पे आपके आंसर होंगे। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 देखो, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो छोड़ सकते हो, वैसा टाइप क्वेश्चन है। CL20, HMX, LLM 105 है ना, ये इनमें कौन से हैं? तो ये एक्सप्लोजिव है, मिलिट्री वेपन्स में यूज होता है। बस ये 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप 2-3 क्वेश्चन दिमाग लगा के कर सकते थे, और नहीं तो आप छोड़ना है तो 2 क्वेश्चन करके 4 क्वेश्चन को छोड़ भी सकते थे। अब आते हैं आगे के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो 7 में आया है मजोरना 1 क्या है? मजोरना 1 है ना, मजोरना 1। अब मजोरना 1 कहां पे कवर किया हमने? प्री सिक्योर में कवर किया है। वाई इन न्यूज, ये देखो, दिस इज कवर्ड इन प्री सिक्योर। और ऑल्सो जो हमने कंपाइलेशन दिया है आपको स्मार्ट ईयर बुक बोल के, स्मार्ट ईयर बुक नंबर 2, तो स्मार्ट ईयर बुक नंबर 2 में देखना आपको क्या मिलेगा? मजोरना 1 मिलेगा। तो मजोरना 1 किसने बनाया है? आपको सीधे सीधे यहां पे जानने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने। यहां पे अमेजन दे दिया, ये स्टेटमेंट कट गया, सेकंड स्टेटमेंट काट दो, सेकंड जहां जहां है काट दो, आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7th का सी हो जाएगा, है ना। प्री सिक्योर का डेट भी मैंने मेंशन कर दिया है, 21 फरवरी, जाके अभी भी देख सकते हो। ये रहा सोर्स। आप पूछते हो ना सर करंट अफेयर्स कहां से आता है? अभी तो मैंने शुरू किया है। लगातार बहुत सारे करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके प्री सिक्योर से स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उठ के आया है। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट डेली करंट अफेयर्स से उठ के आया है, ठीक है, एनालिसिस से उठ के आया है। विथ रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, है ना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मतलब कोई बाहर आपने एक एंटीबॉडी बना दिया, एंटीबॉडी बॉडी के बाहर, किसी इंसान के बाहर, और उसको इंसान में प्लांट कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा? आपके हेल्थ को ठीक करेगा। फॉर एग्जांपल कोविड या कोई वायरस इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसा एंटीबॉडी काम आता है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है जर्म से लड़ने के लिए, पैथोजन से लड़ने के लिए।
लेकिन अगर एंटीबॉडी को हम बाहर बना रहे हैं और बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। फॉर एग्जांपल आपको याद करो, जब मैंने आपको साइंस की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, पैसिव, आपको पैसिव एक तरह से इम्यूनिटी के बारे में बता रहा था। तो पैसिव इम्यूनिटी में मैंने आपको रेबीज का एग्जांपल दिया था, वो क्या है, एक तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ना, पैसिव इम्यूनिटी। दे आर मैन मेड प्रोटीन, हाँ मैन मेड ही होगा। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस, तो इसीलिए तो यूज कर रहे हैं, अदरवाइज क्यों करेंगे। दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इंफेक्शंस लाइक निपाह, यस ठीक है, निपाह का भी इंफेक्शन कोविड के टाइम पे ये बहुत ज्यादा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फेमस हुआ था। तो 8 का आंसर जो हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। तो साइंस में जब हम पढ़ रहे थे इम्यूनिटीज के लास्ट में जब हमने पढ़ा था, मैंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो टर्म है, वो टर्म अगर आपको समझ में आए तो 8th क्वेश्चन वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। 8 के बाद क्वेश्चन आते हैं 9 क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये बस कॉमन सेंस से कोई भी कर सकता है। एनी पर्सन कैन डू क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम देयर कॉमन सेंस। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन, है ना, पूरे इतने ओशन में कोई वायरस ही नहीं है, इनका कहने का मतलब है ना। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, इतने हजारों करोड़ों बैक्टीरिया हैं, इतने हजारों टाइप के वायरस हैं, कौन किसको इन्फेक्ट कर रहा है ये हम देखने जा रहे हैं क्या, ये सब रिसर्च हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल, होस्ट सेल में सेल की ट्रांसक्रिप्शनल, अब ये कीवर्ड्स फेंक के यूपीएससी आपको डराता है, कुछ नहीं है। होस्ट का जो सेल है, सेल का ट्रांसक्रिप्ट का एक्टिविटी चेंज करेगा तभी तो बीमार हो गए, और किस लिए बीमार हो गए आप, ठीक है। तो बस कीवर्ड्स फेंक के मारता है, तीनों के तीनों गलत है। 9th का आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो 9th इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग लगाना ही है, उपाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं एक्टिवेटेड, ऐसा कार्बन जिसको एक्टिवेट कर दिया गया है। एक्टिवेटेड कार्बन इज ए गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम। एफ्लुएंट स्ट्रीम मतलब नदी में अगर ऐसे कुछ नाला वाला जाके बह रहा है और वहां पे अगर हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन का यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री से जहां ये वेस्ट जा रहा है, एफ्लुएंट जा रहा है, तो वो क्या करेगा, इस कंटामिनेट को रेमिडिएट करेगा। बिल्कुल सही बात है, यस। स्टेटमेंट 2 है ना, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट अ लार्ज सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो कंटामिनेट को एब्जॉर्ब करने लगता है, तभी एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजिली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विथ हाई कार्बन कंटेंट, इजिली सिंथेसाइज किया जा सकता है, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। तो और साथ साथ बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, और दोनों 1 को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो 10th का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये है 10th का आंसर। अब इसमें बात किसकी कर रहे हैं हम, एक्टिवेटेड कार्बन, चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल भी बोलते हैं कई बार इसको। क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है ना, वैसा एक्टिवेटेड चारकोल से पॉल्यूटेंट कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर आप कर चुके होंगे, राज सर ने आपको करा दिया होगा, बट देखो ये प्री सिक्योर 29 अगस्त 2024 एज वेल एज जो आपका स्मार्ट ईयर बुक है उसमें भी ये आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 6 अगर आपने क्लास किया होगा, मैंने बार बार बोला होगा, यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हो। तो आर्टिकल 6 के बारे में बात हो रही थी, है ना। आर्टिकल 6 यहां पे आंसर क्या है, ए है, वही सेम पिछला टाइप का ही क्वेश्चन था, है ना, कि स्टेटमेंट 1 सही है, 2, 3 स्टेटमेंट 1 को सही कराने में हेल्प कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस फ्रीक्वेंटली डिस्कस इन ग्लोबल डिस्कशन। ऑब्वियसली आर्टिकल 6 किसके लिए है, कार्बन मार्केट के लिए। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट्स, अपने क्लाइमेट टारगेट की पहुंचने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। बीच बीच में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है, वो राज सर ने डिस्कस कर दिए हैं। जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो आशीर्वाद सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 में क्या है, इकोनॉमिक्स। अब यहां बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जब हम शुरू में पढ़ते हैं तो स्टॉक्स पढ़ते हैं, बॉन्ड्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों जो हो जाएंगे इनको क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ये इन्वेस्टमेंट फंड है और ये लोग ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, ओनली 2। 31 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ऑल्टरनेट में।
32, आरबीआई किससे प्रॉफिट कमाता है? आरबीआई को प्रॉफिट कहां से होता है? तो आरबीआई क्या प्राइवेट कंपनी को पैसा देता है? नहीं देता है। तो आरबीआई प्राइवेट कंपनी को पैसा नहीं देता। 4 तो एलिमिनेट कर दो आप, जहां जहां आपको 4 देख रहा है एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 4। 2 ऑप्शन बच जाएंगे, 1 to 1 to 5। अब 5 पढ़ो, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। यस, आरबीआई अगर प्रिंट करता है करेंसी और डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, और धीरे धीरे करेंसी की वैल्यू क्या होती है? डीवैल्यूएट होती है। तो डीवैल्यूएट होती है तो उससे आरबीआई क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है। वही करेंसी डीवैल्यूएट हो के, देखो अभी डीसीए में कुछ दिनों पहले ही हमने इसको कवर किया था, है ना। नोट्स में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, देखो ये अपने जो आप बोर्ड पे पढ़ते हो उसी का कटिंग हमने लगा रखा है कि आरबीआई क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस फॉलो करता है। इशुएंस ऑफ करेंसी एंड देयर सर्कुलेशन। तो करेंसी का इशुएंस, प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करने से क्या होता है? धीरे धीरे जब करेंसी की वैल्यू कम होती है और आरबीआई ने वो करेंसी दिया होता है, आप करेंसी पे देखो लिखा होगा, है ना, कि बियरर को मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा। बियरर को 500 रुपए पे करने का एक तरह से प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। तो वो 500 रुपीज क्या है? अब धीरे धीरे मान लो 5 साल बाद अब उस 500 की वैल्यू और कम हो जाएगी। इसका मतलब आरबीआई वहां से क्या कर रहा है? पैसे कमा रहा है। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 का 5। हाँ बट ठीक है, हो सकता है कि आप इसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूज रहे हो, इट्स कंप्लीटली ओके। 33 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट, ईडी क्या करती है ना? पैसे रुपए की उगाही करती है। जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में फंसते हैं तो मनी से रिलेटेड होगा ना। होम अफेयर्स यहाँ क्या करने आएगा? होम अफेयर्स काट दो, बाकी दोनों ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 हो जाएगा। बाकी दोनों मतलब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी ठीक है और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो आपका ईडी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं। 34, यूपीएससी ब्रेव लोगों को रिवार्ड करता है। ब्रेव 34 क्वेश्चन क्या बोलता है? 34, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनी लिस्ट कहां होती है? शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। यहां पे एसबीआई या आरबीआई का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आरबीआई का काम नहीं है तो फर्स्ट स्टेटमेंट कट गया, ए और सी कट गए, ठीक बात है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से होगा, सस्टेनेबिलिटी कैसे होगा, ये रिपोर्ट क्या होता है? लार्जली नॉन फाइनेंशियल होता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट तो अलग से बनता ही है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? सेबी, ना कि आरबीआई की, है ना। आरबीआई को क्या मतलब कंपनी से? तो इसमें भी आप 50-50 तो पहुंच ही सकते थे एटलीस्ट। तो 34 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? बॉम्बे आ जाएगा, है ना। 35 देखो, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। देखो एग्रीकल्चरल तो टैक्स नहीं है। अगर आप खेती कर रहे हो, खेती से आप कुछ भी उगा रहे हैं, धान चावल, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। बट एलाइड एक्टिविटीज, है ना, कुछ भी अगर आप फिशरीज कर रहे हो, मिल्क प्रोडक्शन, सब में टैक्स लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उससे टैक्स नहीं होगा, वो सारे इनकम एक्टिविटीज से टैक्स लगाया जाएगा। दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड एट ऑल, ठीक है। सेकंड तो सही है बिल्कुल। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है कि रूरल का एग्रीकल्चरल लैंड एक कैपिटल एसेट की तरह कंसीडर नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कई बार लोग इसको डिस्ट्रेस में बेच रहे होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। बट एलाइड एक्टिविटीज आर टैक्स, है ना। डायरेक्ट बस इनकम एक्टिविटीज जो है, अगर आप फ्रूट भी उगा रहे हो तो वो टैक्स नहीं है। बट फ्रूट उगा रहे हो, उसका जूस बना रहे हो, जूस बन गया तो फिर उससे जो इनकम हो रहा है वो टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते थे। 35 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, यहां इंडिया ज्वाइंस यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी नेटवर्क, है ना। देखो ये हमने डीसीए में कवर किया हुआ है, सितंबर 25 का न्यूज है, 25 सितंबर। और क्रिटिकल मिनरल के बारे में तो हमने 1000 बार क्लास में पढ़ा है। इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल। कभी भी मेरा क्लास सुन भी लिया होगा, समझ में आ गया होगा कि इंडिया के पास क्रिटिकल मिनरल नहीं है, कहां है? चाइना के पास है। सेकंड काट दो, सेकंड कट गया, सी आंसर आ गया। 36 में तो वैसे ही आंसर आ रहा है, इसकी भी जरूरत नहीं है। बट देखो हमने ये भी कवर किया था और क्रिटिकल मिनरल तो बहुत बार कवर किया है, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल आपको फिर वापस आपके जो स्मार्ट ईयर बुक है उसमें भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं
तो हम शेयर मार्केट, स्टॉक और बॉन्ड के बारे में समझते हैं। बॉन्ड जो है लोन है, शेयर जो है वो हिस्सेदारी है। ज्यादा फायदा होगा तो शेयर में ज्यादा फायदा होगा, लॉस होगा तो शेयर में होगा। बॉन्ड है 10% इंटरेस्ट के साथ मिलना है तो मिलना है। उस बेसिस पे देखो, उस बेसिस पे बहुत इजी क्वेश्चन है। एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट इन एन कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क। बॉन्ड होल्डर के पास थोड़ा रिस्क कम होता है, ऑब्वियस बात है, सही है। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स, बॉन्ड होल्डर लेंडर होते हैं, पैसा देते हैं टू ए कंपनी, कंपनी को। वेयर स्टॉक होल्डर आर ओनर, स्टॉक होल्डर क्या है, कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो ओनर है, ऑब्वियस बात है। अब ओनर क्या करेगा, बैंक से कर्जा लिया है तो वापस करेगा कि नहीं करेगा, पहले वापस करेगा, फिर जो बच गया वो ओनर का है। तो जब भी रीपेमेंट प्रायोरिटाइज किया जाता है तो पहले किसका है, लेंडर का, जिसको पैसा लिया होगा उसको दोगे, और फिर जो बच गया वो कंपनी के मालिक का है या शेयर होल्डर का है। तो इसी वजह से तो बॉन्ड सेफ है ना, यही तो सबसे बड़ी वजह है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आंसर ए। देखो इस तरह से कई बार यूपीएससी जंबल करती रहेगी, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछती रहेगी, बस उसी में लोग घूम जाते हैं। है तो कॉन्सेप्ट ही बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में आते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन एंड फ्यूचर मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, ठीक है। ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम, ठीक बात है। वेरी लार्ज पोर्शन कितना है वो नहीं बोल रहा, 50-60% नहीं बोल रहा, वेरी लार्ज 20% भी हो सकता है ना, पूरे वर्ल्ड की बात जब हो रही है। इंडियाज स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये दोनों मान लो आपको नहीं पता है, कुछ नहीं पता है इसके बारे में। फर्स्ट तो आपको सही लग रहा है, सेकंड के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, अरे ऐसा थोड़ी होगा, स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, रेगुलेटरी बॉडी कौन है, अपना सेबी है, सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी। जैसे ही सेबी को रेगुलेटरी बॉडी देखा हमने, थर्ड काट दो, थर्ड कट गया, 38 का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिंपल बेसिक्स क्वेश्चन है। सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाते समय मैंने बहुत बार सर्कुलर इकोनॉमी बताई है आपको। कपड़ा पुराना हो जाए वापस रिड्यूस करो, रीयूज करो, बार बार उसको रीयूज करते जाओ। गांधीयन इकोनॉमी पढ़ाते हुए मैंने आपको बहुत बार सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बताया है। वही चीज वापस रिड्यूस कर रहे हैं, वही वेस्ट को वापस से रिसाइकिल किया जा रहा है, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, यस, नया प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, रिसाइकिल कर रहे हो। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल, ऑब्वियसली रिसाइकलिंग हो रहा है, रिफर्बिशमेंट हो रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेड इन द प्रोडक्शन, तो ऑब्वियस बात है, तो 2 और 3 की वजह से 1 फिर से सही है। अब अगले साल ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि यूपीएससी क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दे, यूपीएससी इज वेरी गुड इन दैट। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, ये रेवेन्यू रिसीट है ना, क्लास में कराया हुआ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल रिसीप्ट क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीट से या तो लाइबिलिटी होती है, लोन लोगे तो लाइबिलिटी होगी, लोन क्या है, कैपिटल रिसीट है ना, और या तो अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट कर दोगे, कुछ बेच दोगे तो आपका एसेट कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट, बोरोइंग लोन लेना और डिसइन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी बेच देना, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, अगर आपने किसी को लोन दिया है और वो इंटरेस्ट आपको दे रहा है तो लाइबिलिटी थोड़ी हुआ, वो तो बढ़िया है ना, मजे में आ रहा है पैसा आपके पास, वो तो आपका एसेट है, ठीक है। अगर आपने लोन लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट देना पड़े तब तो लाइबिलिटी होगा ना। थर्ड क्या है, काट दो। 40 का आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब क्या चाहिए, है ना, डायरेक्टली फ्रॉम योर क्लास नोट्स, और क्या चाहिए, हाँ ठीक है। ये नाटो क्यों आया, नाटो इसलिए आया था एग्जाम में क्योंकि स्वीडन ने रिसेंटली नाटो ज्वाइन किया था, इस वजह से ये आया है। सर्बिया ऑस्ट्रिया नाटो के मेंबर नहीं है, बाकी सारे हैं, तो 41 का आंसर बी, ठीक है। नाटो जो है ये न्यूज में इस वजह से था, और नाटो न्यूज में रहता है, हमेशा ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहते हैं। अब देखो ये टर्मरिक वाला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। ये देखो, प्री सिक्योर 23 जनवरी 2025, और साथ में आपको मैंने कंपाइलेशन में भी दिया है, कंपाइलेशन में भी कराया है, जो 125 पेज का पार्ट 2 है ना उसमें, ठीक है। आपको टोटल 250 पेज का मैंने कंपाइलेशन दिया है, बाकी पूरा इंडिया का मार्केट छान मारो आप, करंट अफेयर्स का 1000 पेज से कम कहीं नहीं मिलेगा सारे सब्जेक्ट मिला के। अब यहाँ पढ़ो ना, यहाँ पे है ना नेशनल टर्मरिक बोर्ड, 30 वेराइटी से ज्यादा है ना। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसर्स, यहाँ भी आपको लिखने के मिलेगा,
ठीक बात है, ये तो स्टेट्स के नाम वैसे भी सही है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 70% से ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अब क्या चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको प्री सिक्योर से मिलेंगे, और क्या चाहिए। और सिर्फ मैंने 2 पेज ही तो दिया था कंपाइलेशन में, ज्यादा भी नहीं दिया था, क्योंकि हमें पता है कि पूछा क्या जाता है ना। क्योंकि इसके बारे में भी तो बहुत सारा होगा ना मटेरियल, कि लो 5 पेज ले लो, टर्मरिक के बारे में पढ़ लो, टर्मरिक में क्या क्या मिलता है रिसर्च कर लो, वैसे नहीं होता पढ़ाई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक पुराना मिशन है ना, इसको टाइम हो गया ये कुछ, बट करंट अफेयर्स में तो कैसे भी रह सकता है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन मतलब गोकुल, राष्ट्रीय गोकुल मतलब अपने जो बोवाइन है, एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको कंजर्व करना है। इंडिजिनस कैटल और बफेलो को रियर करना है, कंजर्व करना है, ठीक है, सो दैट कि जो गरीब फार्मर्स वगैरह है उनका इनकम बढ़ सके। तो इसका आंसर सी, दोनों क्या है, सही है। मेंस के लिए इसका हम ज्यादा यूज करते हैं, बट प्रीलिम्स में यूपीएससी को मन हुआ, यूपीएससी ने पूछा। देखो बिमस्टेक के बारे में हमने डिस्कशन किया ही था, बार बार मैंने बोला था कि देखो 1997 में बना था बिमस्टेक, लेकिन अभी तक सिर्फ डिक्लेरेशन, कुछ साल पहले तक, बस 2-3 साल पहले तक 4 ही डिक्लेरेशन हुआ था। सेकंड काट दोगे वैसे ही आपका सी और डी बचेगा। अब टूरिज्म जो है, मैंने बताया होगा बिमस्टेक में अलग अलग कंट्री, इंडिया के पास सिक्योरिटी आता है, क्या आता है, सिक्योरिटी, बार बार कवर किया है, ठीक है। इंडिया के पास टूरिज्म नहीं आता, वो थाईलैंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट वालों के पास आता है। वैसे भी टूरिज्म कहां होगा, इन 7 कंट्रीज जो आती है बिमस्टेक में, टूरिज्म सबसे ज्यादा कौन प्रमोट करेगा, वो थाईलैंड करेगा। ये तो कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, ठीक है। तो 4th कट गया, आंसर 1 ओनली। गांधी पीस प्राइज, अब देखो ये भी कॉमन सेंस से किया जा सकता है। गांधी पीस प्राइज किसी को तो मिलेगा, अब ये हमने कराया है गांधी पीस प्राइज किसको मिलेगा, बट इसको सेलेक्ट कौन करता है, ज्यूरी, ये कराया है क्वेश्चन, बट ज्यूरी कौन है इसका ये नहीं कराया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहां पे रेफरेंस में नहीं दिया, ठीक है। तो रेसिपिएंट ज्यूरी इसके लिए कौन होता है, कभी देखा है प्रेसिडेंट का नाम ज्यूरी में, प्रेसिडेंट का यही काम है, प्रेसिडेंट का नाम हटाओ, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन आपको हर जगह मिल जाएंगे, 2nd, 3rd, 4th। 53 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 54 गगन के बारे में भी हमने पढ़ा होगा, अब ये पढ़ोगे तो इजीली हो जाएगा। गगन मतलब जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, यस, एडिशनल एक्यूरेसी आएगा गगन से। ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, एयर ट्रैफिक भी, और साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट किसका होगा, नॉर्मल ट्रैफिक भी मैनेज होगा। तो इसीलिए थर्ड जो है, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो 3rd गलत हो जाने से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 54 का आंसर इज डी। फिर आता है ये पेरिस समिट, फरवरी में क्या हुआ, एआई के ऊपर समिट। देखो ना, इंडिया फ्रेंच को शेयरिंग एआई समिट, मैं बता रहा था ना आपको, ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन। अच्छा एक चीज और है ना, ब्लेचली पार्क समिट, उसके पहले सियोल, ये भी कराया हुआ है, ये सब प्री सिक्योर में भी कराया हुआ है। अभी प्री सिक्योर का मैंने यहाँ पे वो रेफरेंस नहीं दिया है, बट प्री सिक्योर में भी कराया हुआ है। Along with other country, US and UK also signed the declaration। मैंने आपको सीधे बोला, ट्रंप साहब को कुछ ग्लोबल चीजें पसंद नहीं है, वो डिक्लेरेशन वगैरह साइन नहीं करते, वो पीछे हटते हैं, है ना। जब भी क्लासेस की है आपको बताया है, तो सेकंड तो हो ही नहीं सकता, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 55 का 1 ओनली हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो था, ये आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ो, हर क्वेश्चन थोड़ी करोगे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, अभी आपको पता होना चाहिए प्रिसाइजली, बिना पता हुए आप खेलोगे तो तुक्का है। हम मान लो आपको 2 पता है, 2 नहीं पता, अब 2 ऑप्शन बचे हैं तो खेलो तुक्का, लेकिन अगर कुछ नहीं पता है तो फिर छोड़ दो। ब्रिक्स देखो, आपके ग्रुप्स में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में 1 दिन पहले मैंने ब्रिक्स का अपडेट भिजवाया था, क्योंकि दिमाग में था कि देखो ब्रिक्स तो ये पूछेंगे ही पूछेंगे। ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस कितना है अभी मैं मेंस में बताऊंगा आपको, मेंस में भी पूछ सकते हैं वो ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स पूछ सकते हैं, और ऐसे ही घुमा फिरा के ब्रिक्स, बिमस्टेक, एससीओ, घुमा फिरा के ऐसा क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं ब्रिक्स के बारे में, है ना। देखो यहाँ पे इन लोगों ने मल्टी कल्चरलिज्म दिया है, जबकि होता क्या है, मल्टीलैटरलिज्म होता है। तो वैसे भी आप 1st और 2nd आपको याद रह गया होगा, है ना। 2nd इंडोनेशिया मैंने आपको बताया ही था, और ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, कजान में हुआ था, 1st and 2nd। 57 का ए आप लोगों ने खटाखट कर लिया होगा, कुछ टाइम नहीं लगा होगा। खो खो वर्ल्ड कप, अब देखो बहुत सारा, यूपीएससी स्पोर्ट्स इतना नहीं पूछता, बट यहाँ स्पोर्ट्स आया है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स आया है तो करना था, तो यहाँ पे आंसर क्या है, ए आंसर है। इवेंट वाज हेल्ड इन दिल्ली, है ना, इसी साल हुआ था, जनवरी में हुआ था। इंडियन मेन बीट नेपाल विथ ए स्कोर ऑफ 78-40। अब इन लोगों ने स्कोर को उल्टा कर दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन आप गलत भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, सही भी कर सकते हो,
पढ़ा हुआ है तो सही करोगे। प्रिसाइजली स्कोर भी यूपीएससी पूछ लेती है, मैंने बोला ना डेटा भी पूछ लेती है, आपको बताया था कि डेटा भी पूछ लेती है ना। गुकेश के बारे में मैंने दिसंबर में भी कवर किया था, जनवरी में भी कवर किया था। चेस चैंपियनशिप मैंने अच्छे से कवर किया था, डेट देख लो। चेस चैंपियनशिप यहाँ 23 दिसंबर का प्री सिक्योर है। पहला क्वेश्चन था वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, दूसरा गुकेश के बारे में, दोनों के बारे में डिटेल में, क्योंकि गुकेश के बारे में भी डीप उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता था। इसके अलावा सितंबर में भी मैंने, जब ये एक्चुअली में चेस ओलंपियाड हुआ था, चेस ओलंपियाड कब हुआ था, सितंबर या अक्टूबर के टाइम पे हुआ था, तब भी मैंने प्री सिक्योर में कवर किया था, 2 बार इसको कवर किया गया है। और आई थिंक आपके उसमें कंपाइलेशन में भी ये होना चाहिए। 61 के क्वेश्चन आओ। 61 रेयर अर्थ मेटल के बारे में हमने बहुत कवर किया है। रेयर अर्थ मेटल आप ऑब्वियसली बहुत जगह यूज होता है, टेलीविजन वगैरह हर जगह, मैंने बार बार बोला है कि सब जगह ऐसी चीजें यूज होती हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 सम रेयर अर्थ एलिमेंट हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट में फॉस्फोरेसेंट थोड़ा लाइट वाली प्रॉपर्टी होती है, तभी तो उसको कंप्यूटर का मॉनिटर में यूज करते हैं कि लाइट ऑफ हो जाए तो भी थोड़ा सा वो हल्का सा ब्राइट जैसा साइन करते रहे। तो 2 और 1 वापस से करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, है ना। तो 61 का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 62 देखो, 62 कवच। जब ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो कवच का नाम ध्यान आता है। कवच पुराना कॉन्सेप्ट है, 6-7 साल से न्यूज में चल रहा है, 10 साल से इनफैक्ट न्यूज में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कवच अभी पहली बार न्यूज में आया था, बट कवच को हमने कवर किया था प्री सिक्योर 21 जून 2024 को, है ना। स्टेटमेंट देखो, कवच यूजेस इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स। ठीक है, देखो थर्ड स्टेटमेंट यहां भी, थर्ड स्टेटमेंट यहां भी। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली ट्रेन प्रोटेक्शन के बारे में ही बात, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन देखा। सेकंड भी यहां सेकंड। अब फर्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है साथ में, सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। लेकिन यहां देखोगे तो यहां पे सिर्फ इंडिजिनस जो कंपनीज है उसने डेवलप किया है, जर्मनी का कोई नामो निशान यहां पे नहीं है। इसके सॉल्यूशन में भी आप पढ़ सकते थे। सेकंड काटते ही आपको फर्स्ट थर्ड आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसको यहां पे आप आंसर आराम से यहां पे मिल सकता था, बट यहां पे आंसर में उसने नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। तो पहला वाला भी नॉट करेक्ट है क्योंकि इंडियन रेलवे का प्लान 2030 का है। दूसरा वाला भी नॉट करेक्ट हो गया, ठीक है। थर्ड वाला तो करेक्ट है, ये तो आपको पता होना चाहिए। थर्ड वाला करेक्ट है, बस उसी को हटा दोगे तो आपका आंसर ए मिल जाएगा, 62 का ए। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अब देखो एक्सियोम मिशन मैंने बोला था पहली बार हो रहा है, प्राइवेट स्पेस में मिशन है, वहां जाके लोग ग्रेविटी फील करेंगे। तो वही तो पूछ रहा है ना कि माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च में काम आएगा क्या। एक्सियोम 4 यस, गगनयान का तो काम ही वही है यस। स्पार्डेक्स में हम बोलते थे कि डॉकिंग एक्सरसाइज करेंगे, बट स्पार्डेक्स का जब आप नोट्स देखो जो हमने कंपाइलेशन दिया है वहां भी है द एक्सपेरिमेंट विल लेवरेज द माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट इन द ऑर्बिट। जो भी अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला गया वो माइक्रो ग्रेविटी तो लेवरेज करेगा ही करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। ऑल द 3 विल बी आंसर, ठीक है। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। ऑल द 3 आर आंसर। और 64 ऑल द 3, 63 में भी क्या हो जाएगा, ऑल द 3, सी विल बी द आंसर। 64 की बात करते हैं हम लोग, है ना। 64 अब देखो ये सब चीजें आपने पढ़ी है तो पढ़ी है, इतना मिलिट्री एयरक्राफ्ट ये वो न्यूज में चलता है, जो काम का है आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। तो अगर आपको पढ़ा हुआ है तो ठीक है। यहाँ पे ये IL-76 जो है वो सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, सुपरसोनिक, है ना। जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया ना आपको सुपरसोनिक, 5 मैक से ज्यादा की स्पीड होनी चाहिए। तो 5 मैक से ज्यादा की स्पीड वाला कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मजाक है। बस इतने से ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑल द 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बस ए और बी में से आप फिर सोचोगे। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसको हमने पढ़ा हुआ है करंट अफेयर्स में। C7 ग्लोबल मास्टर, चलो इसके बारे में नहीं पता तो नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। 2 ऑप्शन सही होंगे, आंसर क्या आएगा, बी आएगा। 65 आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल। ये तो वैसे तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, है ना। ये किया गया था काम लास्ट ईयर बैंगलोर में, और हर बार किया जाता था, तो हमने प्री सिक्योर में दिया 30 अगस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लाउड सीडिंग इज करेक्ट, यहां सिल्वर आयोडाइड, है ना। आंसर क्या हो जाएगा 65 का ए। ऐसे करके क्वेश्चन बनता है,
ठीक है, आपका प्री सिक्योर जो आप देखते हो, आप डीसीओ देखते हो, कभी आप देखते हो डीसीओ में 2 ही टॉपिक आया, 2 ही इंपॉर्टेंट थे, 5 टॉपिक क्यों कवर करेंगे? आपको मैं 5000 पेज का नोट्स क्यों दूंगा करंट अफेयर्स का? कभी कभी डीसीए नहीं भी आता है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता, फालतू में आपको टाइम वेस्ट करने के लिए जरूरत नहीं है, इस वजह से। क्वेश्चन 69 के बारे में आता है, लेकिन एमसीक्यू तो हम बना सकते हैं बहुत बार। पॉलिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन वगैरह जो डीसीए में, जो प्री सिक्योर में हमने कवर किए थे, बट यहां पे हमने कवर नहीं किया, छोड़ दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। स्टेटमेंट 1, यहां देखो, माइनिंग एंड पावर ऑफ स्टेट, डीसीए 26 जुलाई 2024। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, डी। इससे सिंपल तो क्वेश्चन ही नहीं है, जस्ट वन ऑप्शन इज रिमेनिंग। पहला गलत होते ही दूसरा पढ़ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नोटिफाई कर सकता है माइनर मिनरल्स? यही टॉपिक में हमने कवर किया था, माइनिंग एंड पावर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, डेट देख लो, जुलाई 26 को हमने कवर किया है डीसीए में। तो ये सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, आता रहेगा, हमेशा आता रहेगा। ठीक है, ये टेस्ट में हमने बहुत बार दिया है ना। वैसे भी सबसे इजी क्वेश्चन यही है। लॉ कौन बनाएगा? वर्ल्ड बैंक और ये सब थोड़ी लॉ बनाएंगे, लॉ कोई बॉडी बनाएगा, लेजिस्लेटिव बॉडी बनाएगा। तो लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है? सिर्फ यूरोपियन यूनियन है, लॉ बनाने वाले काम बहुत करता है। तो 70 का आंसर क्या आ जाएगा? ए। अब देखो ये नोट्स हम लोग पढ़ते हैं ना, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, है ना। देखो अब इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में बोला ना डेट क्रिएटिंग बोरोइंग, यहां पे देखो है ना, बोरोइंग ऑफ 10,000 करोड़, तो वही आपका फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, जो बोरो कर रहे हो, जिससे डेट क्रिएट हो रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट 80,000 खर्चा कर रहे हो, 60,000 आ रहा है, घटा दो 20,000। और लास्ट में आया प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट कितना किया आपने? 10,000 का, इंटरेस्ट कितना दिया? 6,000, प्राइमरी डेफिसिट कितना आया? 4,000। ठीक है, सीधे सीधे 71 का, तीनों सही है, डी। आईएनएसटीसी हम लोग बार बार पढ़ते हैं, जब हम लोग इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पढ़ते हैं तो आईएनएसटीसी पढ़ते हैं। तो 72 का आंसर, वो इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करते हुए यूरोप से कनेक्ट करेगा, ईरान से होके ही गुजरेगा। 73 का आंसर देखो, 73 भी हमने प्री सिक्योर में दिया था क्वेश्चन, बट वहां पे एक चीज हम लोग ये मिस हो गए कि हम लोग ब्राजील और अमेरिका के बारे में नहीं दिया था, इंडिया के इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में दिया था, और इंडिया का मेज कल्टीवेशन, मेज मक्के के बारे में दिया था कि हम बहुत ज्यादा मक्का इंपोर्ट करने लगे हैं क्योंकि मक्के से हम इथेनॉल बना रहे हैं। तो मक्के से सबसे ज्यादा इथेनॉल कौन बनाता है? अमेरिका। अमेरिका इथेनॉल बनाने पे 1 पे है, मक्के से, कॉर्न से इथेनॉल बनाता है, और ब्राजील शुगर केन से बनाता है। यही है नंबर 1 और 2 पे। पहला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, अमेरिका नंबर 1 पे है, जबकि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ब्राजील नंबर 1 पे है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 बताओ। अनलाइक इन द यूएस ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज द प्रिंसिपल फीड स्टॉक, शुगर केन इज द प्रिंसिपल फीड स्टॉक। यूएस में कॉर्न को यूज करके बनाते हैं इथेनॉल, और ब्राजील में शुगर केन को यूज करके बनाते हैं। तो सेकंड तो सही था, बट फर्स्ट गलत था, तो आंसर डी हो जाएगा। 74, वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब मतलब जब बल्ब को गीला कर दो, है ना, एक तरह से टेम्परेचर मेजर करने वाला जो बल्ब है या जो डिवाइस है, थर्मामीटर, उसको गीले कपड़े से लपेट के टेम्परेचर मेजर करो, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी भी एक तरह से वो मेजर कर रहा है, ऐसा समझो। और तब भी वो 35 क्रॉस कर गया, मतलब बहुत सीवियर हो गया। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 37 क्रॉस कर जाए, मतलब इंसान जो है अपने ही पसीने से अपने आप को ठंडा नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है गर्मी बहुत बढ़ जाएगा। गर्मी बढ़ने से क्या होगा? ड्राउट होगा, है ना। गर्मी बढ़ने से क्या होगा? साइक्लोन आएगा। साइक्लोन आएगा तो क्या आएगा? फ्लड भी आएगा। 74 का 1 सही है, और साथ साथ 74 का 2 भी सही है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई थिंक इसको भी हमने कवर किया होगा, मैंने इतना डिटेल नहीं देखा, खासकर ये वेट बल्ब का कॉन्सेप्ट तो हमने कवर किया हुआ है। 75 अगेन ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट पूछ रहा है, जो कि यहां भी पूछ रहा था प्राइमरी डेफिसिट। वैसे ही फॉर्मूला लगा दो प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या है? ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, सीधे सीधे क्वेश्चंस वही हैं, वही चीजें हैं। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है? 10,000। इंटरेस्ट कितना पे करो? 1500, घटा दो 48,500। IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, क्यों बना?
देखो यहाँ पे IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, क्लास में है ना, फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज एस्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। देखो कितना बोर्ड पे लिखना है, कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे होता है काम। इसीलिए आप सबसे क्रिस्प मटेरियल पढ़ते हो जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, चाहे वो आप स्टैटिक में पढ़ते हो, चाहे आप वो करंट अफेयर्स में पढ़ते हो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है ना। अब 5-5 हजार का मटेरियल दे दो, ले दिया सीधे सीधे ले जाके उठा के कि ये रहा हिमालय, ढूंढ लो संजीवनी, तो ऐसे नहीं होता है ना। वहां पे वैद्य थे जिन्होंने ढूंढ लिया, वहां पे हनुमान जी थे, उनको जल्दी हो रही थी, वो लेके आ गए पूरा पर्वत, ठीक है। लेकिन आपको 5,000 पेज दे दिया जाए कि पढ़ो इसी में से आएगा, तो और कहां से आएगा, फिर कहां बचा, है ना। एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी और एपीएससी, तो बस ऐसे ही सिलेबस लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो सेम वही क्वेश्चन है, थर्ड इज करेक्ट। इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, क्या आईबीआरडी के अलावा और बॉडी नहीं है, सब बॉडी है जो हेल्प करता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने आईएमएफ पढ़ा और भी बॉडीज पढ़ा था, तो सेकंड काट दो, सेकंड काटते ही आपका आंसर आएगा 1 और 3। आरटीजीएस नेफ्ट, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है बेटा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम में सेटलमेंट हो जाएगा। तो आरटीजीएस सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस, यस, while in case of NEFT it takes some time, yes, ठीक है। इन आरटीजीएस कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन, मतलब मैं आपको पैसा भेजूंगा आरटीजीएस से तो आपको भी चार्ज लगेगा, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। while that is not the case for NEFT, तो ऐसा होता नहीं है, कोई भी आरटीजीएस करो नेफ्ट करो तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा जिसके पास पैसा पहुंच रहा है, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कभी सुना है क्या, नहीं सुना है ना, तो ये बस क्या है, कॉमन सेंस बेसिक्स क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग आवर फॉर आरटीजीएस आर रिस्ट्रिक्टेड, देखो फर्स्ट और थर्ड एक साथ सही हो सकते हैं क्या, अगर आरटीजीएस सेटलमेंट इंस्टेंटेनियस है तो उसका ऑपरेटिंग आवर रिस्ट्रिक्टेड कैसे होगा, इंस्टेंटेनियस मतलब रात को 2 बजे करे मिल जाए, रात को 3 बजे करे मिल जाए, तो उसका टाइम लिमिट कैसे होगा, उसका कोई ऑपरेटिंग आवर कैसे होगा, थर्ड भी गलत है, आंसर सिर्फ 1 ओनली, 78 का ए। यूपीआई के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है। अब सोचो बांग्लादेश की हालत खराब चल रही है, उसके साथ तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, बांग्लादेश को हटा दो। सिंगापुर के साथ हमने कर ही रखा है, फ्रांस से हम बार बार मिलते ही हैं, यूएई के साथ बहुत भाईचारा है, जर्मनी जो है अभी थोड़ा एडवांस है, आगे है, तो जर्मनी के साथ और बांग्लादेश के साथ हमारा यूपीआई पेमेंट अभी नहीं होता है, बाकी 3 कंट्रियों के साथ होता है। 79 का आंसर बी, ओनली 3 कंट्रीज। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 4 बार मैंने प्री सिक्योर में कवर किया है और आपके नोट्स में भी है, पहले वाला नोट्स, पुराना फर्स्ट पार्ट ऑफ द नोट्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द नोट्स मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं बोलो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट करंट ईयरबुक पार्ट 1। तो सूर्य घर बिजली में क्या है, घर पे छत पे 1 करोड़ सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसमें हेल्प करेगी और 3 लाख से ज्यादा मैन पावर ट्रेन होगा, तो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, 80 का आंसर डी हो जाएगा। 87 पे चलते हैं, बीच बीच में ज्योग्राफी वगैरह वाले क्वेश्चन है जो अलग फैकल्टी डिस्कस करेंगे। अब 87 एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना, क्वायर बोर्ड, क्वायर अगर आप जानते हो तो क्वायर एमएसएमई में आना चाहिए, ठीक है। तो क्वायर आ गया आपका एमएसएमई, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, बट इसको पढ़ लेते हैं। नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, ट्रेड का इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देना चाहिए कि एमएसएमई देना चाहिए, कॉमर्स देना चाहिए, मतलब ये भी गलत है। और ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव मतलब बड़ा हेवी व्हीकल सब चला रहे हो, उसका बोर्ड तो हेवी इंडस्ट्रीज में आएगा, तीनों गलत हो गया। सोचो, बहुत बेसिक 10 क्वेश्चन तो आपको सोचना ही पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 87 का डी। लास्ट क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आज के क्लास में, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, है ना। इन सब में आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड क्या एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तब देखो ऐसे क्वेश्चन कर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, बट रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ये एक काम है, मार्केटिंग, सेल ये भी एक काम है, प्रोडक्शन एक क्रूड ऑयल का है, एक नेचुरल गैस का है। तो या तो चारों होगा या फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ नहीं होगा, ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। या तो ऑल 4 लगाओ या तो ओनली 2 लगाओ, 50-50 ऐसे भी सोच सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करता है, रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है। प्रोडक्शन कोई कितना भी करे, लेकिन मार्केटिंग और रिफाइनिंग, स्टोरेज इन सबको रेगुलेट करेगा। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल एंड ये है आपका इस साल का सीधे सीधे जो हम लोग क्वेश्चन
पूछे गए थे यूपीएससी में, ऑलमोस्ट 48-49 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, है ना। अब आप देख के मुझे बताओ, चलो ठीक है 10 क्वेश्चन इसमें से छोड़ दो, और कितना छोड़ोगे, 35 क्वेश्चन तो करके आते ना। तो हमने सीधे सीधे 50 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन आप सीधे सीधे, है ना, मैं आपको बताना शुरू करूं कौन सा क्वेश्चन कहां से आया, चलो ये 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन 1 करंट अफेयर्स हमारा कवर किया हुआ, ठीक है, ये भी हमने कवर किया था पार्शियली, इसलिए इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ये क्लास में कवर हुआ था इकोनॉमिक्स में, चलो पार्शियली, इसलिए इसको भी कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका सीधे सीधे क्लास नोट्स 2, है ना, वर्ल्ड बैंक छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया 3, फिर अगर हम लोग काउंट करते जाएं, चलो इसको भी छोड़ देते हैं। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये टेस्ट में बहुत बार दिया गया था। 5 के बाद 6, 6 के अलावा 7, 7 के अलावा 8, 8 के अलावा अगर हम सिर्फ इसी को ले लें 9, 9 के अलावा इसको ले लें 10, 10 के अलावा ब्रिक्स 11, 11 के अलावा अगर हम ये AI सबमिट ले लें 12, बी मिस्टेक ले लें 13, 13, फिर अगर हम ले लें टर्मरिक वोट 14, फिर इसको छोड़ देते हैं, है ना, कैपिटल रिसिप्ट वगैरह 15, सर्कुलर इकोनॉमी 16, ठीक है, शेयर मार्केट 17, ठीक, बॉन्ड और स्टॉक 18, मिनरल्स 19, फिर आपका ये सीधे सीधे सेबी बेस्ड क्वेश्चन 20, चलो इनकम टैक्स वाला फिर भी छोड़ देते हैं 20, 20 के अलावा फिर ये आरबीआई वाला 21, ये 31 22, आर्टिकल 6 23, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं 23। अब बाकी क्वेश्चन 24, तो 24 25 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली अभी हमने जितने क्वेश्चन कवर किए 48 49 जो एकदम डायरेक्ट है, बाकी इनडायरेक्ट तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। और करंट अफेयर्स कैसे पढ़ोगे, करंट अफेयर्स डीसीए जो हम लोग कवर करते हैं, डेली करंट अफेयर्स, जिसमें 2 से 3 टॉपिक में कवर करता हूं, मेंस के लिए अलग से भी उसमें कुछ किया जाएगा, है ना। मेंस वाली चीजें भी वैसे उसमें कवर होती है, बट मेंस जैसे प्री के लिए हम प्री सिक्योर करते हैं, वैसे मेंस के लिए भी अभी आप प्रीलिम्स दे लो एपीएससी का भी, तो हम लोग अलग से कुछ मेंस ओरिएंटेड 3 महीने के लिए लॉन्च करेंगे, है ना। तब तक आप डीसीए देखते रहो, प्री सिक्योर देखते रहो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो। थैंक यू, जय हिंद।